कैलकुलेट द प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू 50 ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को बोल दिया P और फोर्स जो है वो फोर्स हमारा कितना हो गया, क्या दे रखा है इनमें 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स है, तो फोर्स की जगह यहाँ पर आ गया 100 और एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 हो गया। याद रखिएगा अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होता तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता, ठीक है ना, क्योंकि मीटर स्क्वायर ही ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, ठीक, सॉरी एरिया की। तो 2 5 10 और फिर आगे 0 आ गया, तो दिस इज 50 और PA मतलब पास्कल, 50 पास्कल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सर PA क्या है? पास्कल, पास्कल, PASCAL पास्कल ये यूनिट होती है प्रेशर की, समझ गए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन में है, अ वुमन इज वियरिंग शार्प हील्ड शूज wearing sharp heel shoes or called stilettos. If the mass of this woman is 50 kilogram, the mass of this woman is 50 kilogram and the area of one heel and the area of one heel is 1 centimeter square, comma, calculate the pressure exerted. Calculate the pressure exerted on the ground when the woman stands on just one heel. When the woman stands on just one heel. ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो G है वो उसकी वैल्यू लिखी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको G को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा होता है कि जब भी कभी अगर मान लीजिए हम खुद के बॉडी वेट की बात करने लगे, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी वेट है जिसको हम बोल देते हैं कि चलिए 50 किलोग्राम, जो यहाँ पर उस लेडी का वेट बोला गया है, तो उसका जो मास है, क्योंकि किलोग्राम है तो किलोग्राम जो यूनिट है वो वेट की नहीं होती, वो मास की यूनिट होती है। तो उस लेडी का मास कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम ज़मीन पर लेटे हुए हैं, तो क्या हमें लेटे लेटे थकान हो जाती है क्या, है ना। हम सीधा लेटे हुए हैं या उल्टा लेटे हुए हैं तो थकान तो नहीं होती ना, हम तो रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक। अच्छा, वहीं आपसे ये कोई कह दे कि भाई आपको जो है आपका पूरा बॉडी का जो वेट है वो ज़मीन पर एक्ट कर रहा है, अगर तभी आपसे कोई कहते हैं कि आपको सिर्फ 2 हाथों पर खड़े हो जाना है, सिर्फ 2 हाथों पर ही प्रेशर डालना है अपनी पूरी बॉडी का वेट, तो आप 2 मिनट 3 मिनट कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर थक जाओगे, थक कर गिर पड़ोगे, ठीक है। तो क्या है प्रॉब्लम कि जो भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जब हम कहते हैं ना कि प्रेशर डालना है हमको ज़मीन पर, तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। आप ये देखें कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया और प्रेशर ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही हमको जो है प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा हमारे ऊपर। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहने लगा भी आप अपने पैरों पर खड़े हो, हाँ ठीक है खड़े हो, कहते कि नहीं पंजों पर खड़े होना है बस। आप कहोगे हाँ हो जाऊँगा खड़ा, कितनी देर, 15 मिनट 20 मिनट बस। फिर कोई कहे कि और उसके बाद भी पैरों में दर्द हो जाएगा, फिर कोई कहे नहीं एड़ी पे खड़ा होना है बस। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ पंजों पर खड़े हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पैर है और कोई कहे कि नहीं सिर्फ इतने पर ही खड़ा होना है पंजों पर, मतलब एड़ी उठा देनी है ऊपर, तो सारा का सारा लोड इतने ही पोर्शन पर आ जाएगा ना, ठीक है। और जब कोई कहता है कि नहीं प्रॉपर्ली आप खड़े हो और तो आपका जो लोड है वो पूरे के पूरे पैर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वही चीज़ है कि अब ये क्या बोल रहे हैं कि वो जो लेडी है वो एक हील पर खड़ी हुई है, ठीक है, एक ही हील पर खड़ी हुई है, यानी कि दूसरा पैर तो उसने उठा रखा है और जो एक पैर है उसकी भी सिर्फ हील पर है, मतलब उसका भी पंजा नहीं है नीचे ज़मीन पर, टच नहीं कर रहा। और हील का एरिया कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इस एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा ये जो होता है ना एरिया, ये एरिया होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया होता है ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ज़मीन के कॉन्टैक्ट में कौन सा एरिया आ रहा है, सिर्फ हील आ रही है ज़मीन के कॉन्टैक्ट, ठीक। और यहाँ हम ये कहेंगे, अच्छा, और अब हम ये कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड बाई woman on the ground, force applied by woman on the ground is equal to weight of the woman is equal to weight of the woman। ये क्या हो गया mg, ठीक है। तो m कितना है, उसका मास कितना 50 किलोग्राम, और जी वैसे तो 9.8 होता है, इन्होंने 10 बोला है कि 10 लेना है, तो ये हो गया 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। ये 500 न्यूटन हो गया। अच्छा, फोर्स अप्लाइड बाय वुमन ऑन द ग्राउंड टू वेट ऑफ द वुमन, यानी कि 500 न्यूटन। समझ गए कि हम ज़मीन पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, अपने वेट के बराबर लगा रहे हैं। और वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। क्लियर। इसके बाद एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन हील, एक हील का एरिया, ठीक है। तो कितना दे रखा है भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होता और उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता, 100 से डिवाइड, ठीक है, क्योंकि छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब अगर होगा उसको मीटर क्यूब में करना होगा तो 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं, 100 इंटू 100, ये हो गया मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है भाई। तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। फोर्स कितना 500 अपॉन एरिया 1/10,000। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर में एक नॉर्मल नंबर है हमारे पास, ठीक है, 500 दे रखा है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर समथिंग अपॉन समथिंग, तो उसको भी रैशनल बना दो न्यूमरेटर वाले को, तो क्या हो जाएगा 500/1। अगर कोई नॉर्मल नंबर, एक नॉर्मल हमको नंबर दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, उसको रैशनल बनाना है तो अपॉन में 1 लिख देंगे, रैशनल बन जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला रैशनल है ही पहले से, ये क्या हो गया 1/10,000
सबसे ऊपर वाला नंबर टर्म जो है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई 500 इंटू 1000 और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे कितने हैं 5 के आगे जीरोस कितने हैं, 5 के आगे 2 जीरोस हैं। ठीक है, और इसमें 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, तो टोटल जीरो कितने हो गए, 6 जीरो हो गए, है ना। तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 6 पी ए बोले तो पास्कल, और रास्कल होता है ना उसमें आर हटाकर पी लगा दो बस। ठीक है, याद रखना। चलिए जी, तो 5 इंटू 10 की पावर 6। चलिए जी, ये हमारा प्रेशर हो गया। तो अब आप ये देख लीजिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ज़मीन पर, और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ज़मीन पर तो अगर वो सॉफ्ट मिट्टी पर खड़ी हुई है तो मिट्टी में उसकी जो हील है वो अंदर डिप्रेस हो जाएगी, घुस जाएगी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 3। rectangular wooden block has mass of 4 kilogram Full stop. The length, breadth and height of this wooden block breadth and height of this wooden block are 50 centimeter, 25 centimeter, 25 centimeter and 10 centimeter respectively. Full stop. Find the pressure on the tabletop. And the pressure on the tabletop. अब ये पार्ट है when the wooden block is kept. दो पार्ट्स हैं इसके. ये पार्ट है when the wooden block is kept with its surface when the wooden block is kept with its surface measuring 50 centimeter into 25 centimeter on the table. Centimeter into 25 centimeter on the table. B part. When the wooden block is kept with its surface the wooden block is kept with its surface
the wooden block is kept with its surface measuring 25 centimeter by 10 centimeter on the table. अच्छा, इस क्वेश्चन में भी इन्होंने बोला है कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 किलोग्राम। तो रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, उसका मास 4 किलोग्राम है, तो उसका वेट निकाल लेंगे हम। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल equal to weight of the block, wooden block का जो weight है that is mg। wooden block का मास कितना है 4 किलोग्राम और g कितना दे रखा है 10, 4 into 10 is 40 मीटर। ये हो गया। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे रख दूँ तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो टच में आ रहा है, जो इस सरफेस के टच में आ रहा है, वो ये छोटा सा सर्कल है। ठीक है भाई, सिलेंडर है ये सिलेंडर है। तो इधर अगर देखते हैं तो इधर से एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है। ठीक है, और अगर इसको ऐसे लिटा दें तो हम ये कहेंगे कि अरे इतनी लंबी लेंथ जो है वो इसके सरफेस को टच कर रही है, दैट मीन्स एरिया बड़ा है। अगर हमने इसको ऐसे लिटा दिया तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा है, अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट छोटा है। तो जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो अब उन्होंने वही बोला है कि जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक ऐसा हो गया जैसे कि एक बॉक्स, छोटा सा एक बॉक्स। तो बॉक्स की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड वाली शेप होती है। तो वो जो बॉक्स दे रखा है वो देखिए कैसे दे रखा है हमको, उसकी डायमेंशन दे रखी है लेंथ, ब्रेथ और हाइट 50, 25 और 10 सेंटीमीटर। चलिए जी, तो when the wooden block is kept with its surface measuring 50 centimeter into 25 centimeter on the table, तो ए पार्ट में आप ये देखिए, ये टेबल टॉप हो गया। उसके बाद टेबल भी है ना, टेबल को थोड़ा और ये इस तरह से टेबल है। अब यहाँ पर आप ये समझिए, वुडन ब्लॉक जो रखा हुआ है, तो जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि विद इट सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर ऑन द टेबल, यानी कि ये जो लेंथ है ये तो है 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी इसको टेबल टॉप को टच कर रही है, और जो इसकी ब्रेथ है ये है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी टेबल को टच कर रही है। लेकिन ये जो हाइट है ये टच नहीं कर रही, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये टच नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से भाई हमको कोई दो डायमेंशन चाहिए, लेंथ और ब्रेथ ले लो, ब्रेथ और हाइट ले लो, या लेंथ और हाइट ले लो, तो उनकी हेल्प से हमें एरिया निकालना होता है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये जो मोटाई है इसकी, इसको हमने हाइट बोल दिया, ठीक है। तो अगर लेंथ इनटू ब्रेथ करूँगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ इनटू हाइट करूँगा तो ये जो स्ट्रिप बनी हुई है इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रेथ इनटू ये हाइट करूँगा तो इधर वाली स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि कौन सा एरिया जो है वो टेबल टॉप के कॉन्टेक्ट में है, टच में है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो निकालना है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ कैसे निकलेगा 50 × 25 करके, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो भाई टच ही नहीं कर रहा टेबल को, समझ गए। तो यहाँ कैसे होगा, ए पार्ट में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट (25 × 50), 25 5 सा 125, उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, मीटर स्क्वायर चाहिए, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, 100 से 2 बार डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आ गया 1000। तो ये हो गया 0.125 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया 0.125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वेट हम उसका निकाल ही चुके थे, वेट ही फोर्स का काम करता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी है 40 न्यूटन और एरिया 0.125, पॉइंट गया ऊपर आ गया 1000, ठीक है। 125 जरा 25 से डिवाइड करो, 25 5 सा 125, 25 4 सा 100 और 1 is 0, 5 8 सा 40, 48 सा 4 8 सा 30, तो 320 पास्कल। बताइए क्लियर है कि नहीं, समझ गए। अब दूसरा काम करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है कि when the wooden block is kept with its surface measuring 25 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर on the table, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो आप ये देखिए जो इसको टच कर रहा है वो कौन सा हिस्सा है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला बोल दीजिए 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अब क्या हो जाएगा 25 × 10, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो
10,000 सॉरी मीटर स्क्वायर 100 इंटू 100 10,000 जीरो से जीरो कट गया ये हो जाएगा 25 तो है ही, जब 3 जीरो हैं तो 3 जीरो को काट कर 1 2 3 डिजिट काउंट करते हैं तो 5 है इधर 2 है इधर एक और डिजिट काउंट करेंगे तो वो है ही तो 0.0 लगा दिया ये हो गया 0.025 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस बार ये है ठीक है। अब प्रेशर कैसे निकालेंगे फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स कितना है भाई फोर्स तो ये है वेट के बराबर यानी ये 40 अपॉन एरिया 0.025 पॉइंट गया ऊपर आ गया 1025 फोर्स 100 और ये कितना आ गया 1600 पास्कल तो इस बार प्रेशर जो है वो 1600 पास्कल आ गया ठीक है जी चले आगे ठीक है। हेडिंग डालिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे explanation of some everyday observations on the basis of pressure on the basis of pressure. First है why school bags have wide straps. First लिखेंगे why school bags have wide straps. हेलो जी हरे कृष्ण मैं 10-15 मिनट में करूँगी फोन आपको मैं करता हूँ आराम से ठीक है हरे कृष्ण। वाई स्कूल बैग्स हैं वाइड स्ट्रैप्स तो क्या है कि जैसे स्कूल बैग होता है ना तो हम स्कूल बैग में देखते हैं कि इधर एक स्ट्रैप है इधर एक स्ट्रैप है तो दो वो आ रहे हैं अगर वो स्ट्रैप हम वाइड ना रखें उसको स्ट्रैप को पतला पतला करते चले जाएं तो कुछ स्कूल बैग्स आजकल ना फैंसी ऐसे भी आते हैं जिसमें एक बारीक सी रस्सी होती है बस एक रस्सी इधर है एक रस्सी इधर है अब वो फैशन में टांग तो लेते हैं लेकिन थोड़ी देर में ना बच्चों को ऐसे डांस करना पड़ता है चुभने लगती है ठीक है तो क्या है क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा तो वो गड़ने लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गड़ने लगता है। और जो वाइड स्ट्रैप वाला है वाइड स्ट्रैप वाले में बच्चों को असल में शुरुआत से ही ना प्रेशर झेलने की आदत होती है ठीक है तो वाइड स्ट्रैप वाले को भी बच्चे स्टाइल में क्या करते हैं कि एक ही कंधे पर डाल देते हैं कि मैं पूरा बोझा एक ही कंधे पर उठा लूँगा समझ गए। तो ये वही वाली चीज़ हो गई कि भाई हील तो दो हैं लेकिन मुझे तो एक ही पैर पर खड़े होना है एक पैर पर कितनी देर तक खड़े हो गए तपस्या कर रही चल रही है कि भाई तो एक पैर पर खड़े होगे तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा
मेरे ना सीधे पैर में दर्द हो रहा है, तो एक ही पैर पर खड़े थे तो भाई दर्द तो होगा ही। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि जो आप वज़न उठा रहे हैं, जो आप वेट कैरी कर रहे हैं, वेट यानी कि फोर्स पड़ रहा है वो आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्स अगर आप बिल्कुल बारीक सा एक वो स्ट्रैप ले लेंगे इधर भी और इधर भी, तो वो तो गड़ने लगेगा ना यहाँ पर, थोड़ी देर में परेशान होकर फेंक ही दोगे बैक पर, ये तो काट रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो वाइड स्ट्रैप्स इसीलिए होते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम कंफर्टेबली भारी से भारी वजन भी उठा सकते हैं, ठीक है। वो देखा वो जो कोरियर वाले लड़के आते हैं वो इतना बड़ा सा बैग लेकर रखते हैं, उनके सर के भी ऊपर जा रहा होता है बैग, उसका जरा स्ट्रैप देखना कितना चौड़ा होता है, अगर वो बारीक सी रस्सी बांध कर आ रहे बेचारे मर जाएंगे वो, ठीक है। तो इसलिए जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप का थोड़ा चौड़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हो गया, हेलो, ये 10-10 लाख रुपए के लोन के फ़ोन मेरे पास ही आते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया, रोज़ ही 10 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो रहा है मेरा, मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा ऐसे। ये मैसेजेस और फ़ोन्स अगर आते हैं ना तो आजकल इस पर एक लिंक आता है, पेटीएम का लिंक आता है, उस लिंक को क्लिक मत करना कभी भी। बाई चांस आप अपनी मम्मी का या पापा का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में तो पेटीएम इंस्टॉल नहीं होगा, आप तो बेचारे जैसे तैसे पॉकेट मनी से गुजारा करते होंगे। कभी कभी श्रद्धा हो जाती होगी पेरेंट्स की, तो 10 रुपये की जगह 20 रुपये दे देते होंगे, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी अगर मम्मी पापा का फ़ोन है, भाई पेटीएम का कोई लिंक आ जाए तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, मेरा पेटीएम का करता हूँ मेरा चेक, वो चेक आप नहीं करोगे वो कुछ निकल जाएगा उसमें से, ठीक है। तो ये बड़े आजकल फ्रॉड कॉल्स हैं, ध्यान रखना है इनका। चलिए जी, तो इसमें ना ये लिखेंगे कि ड्यू टू वाइड स्ट्रैप्स, due to wide straps, it is more comfortable to carry the heavy school bag. To carry the heavy school bag. Because area of contact is larger, so pressure on the shoulder becomes smaller, तो शोल्डर पर जो प्रेशर पड़ता है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, why a sharp knife cuts better than a blunt knife, cuts better than a blunt knife. Why a sharp knife cuts better than a blunt knife? अब होता क्या है कि ब्लंट नाइफ की अगर हम बात करें तो ब्लंट नाइफ मतलब जैसे आपने चाकू देखी होगी, तो चाकू में आप ये देखिए कि चाकू का एक जो हिस्सा है ना, अगर उसको गौर से देखें तो वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पर वो शार्प नहीं होती, और जो शार्प वाला हिस्सा होता है आप अगर गौर से उसका एरिया निकालेंगे तो एक बारीक सी लाइन दिखाई देती है, बस इतना वो मतलब उसको शार्प कर देते हैं, उसको जो घिस कर इतना शार्प कर दिया जाता है जब चाकू बनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि वाया शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। भाई जो ब्लंट नाइफ है
तो ब्लंट नाइफ का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, हमने सेब के ऊपर रख दिया ब्लंट वाला पोर्शन, मतलब चाकू का जो थोड़ा चौड़ा वाला पोर्शन है उसको सेब के ऊपर रख दिया, लगाए जा रहे हैं, उस पर जोर लगा रहे हैं, ठीक है। वो जोर लगा रहे हैं, वो कटने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो कट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, तो आप उस पर ताकत लगाए जा रहे हैं, लेकिन उतना प्रेशर पड़ नहीं रहा जितना उसको कटने के लिए चाहिए। अब आपने क्या करा कि उसको पलट दिया और आपने जो शार्प वाली साइड है वहाँ से टच कर दिया। तो शार्प वाली जो साइड है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, तो ऑलरेडी उसका प्रेशर इस फॉर्मूले के हिसाब से उसका प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसके ऊपर, हल्की सी फोर्स आप लगाएंगे वो उतने में ही वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, क्योंकि जो शार्प एज होती है, बिल्कुल बारीक पतली सी एज होती है, तो उसका एरिया माइक्रोन्स में निकलेगा, बहुत छोटा सा निकलेगा, है ना। और जो चौड़े वाली साइड है, ब्लंट वाली साइड है, ठीक है, ब्लंट वाली साइड का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा, तो प्रेशर कम, लगाए जाओ उसमें जान, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, कट तो जाता है वहाँ से भी, लेकिन ताकत बहुत लगानी पड़ती है, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसमें भी रीज़न आप लिखें। अच्छा, तो प्रेशर जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। हाँ, जहाँ पर हमको किसी चीज़ में पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है वहाँ प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, और जहाँ पर हमको पेनिट्रेट नहीं करना उसमें प्रेशर जितना कम उतना अच्छा। फॉर एग्जांपल हम ज़मीन पर खड़े रहना चाहते हैं, ज़मीन में धंसना नहीं चाहते, तो यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए। और जो क्या कहते हैं, जहाँ पर हमको ये चाहिए कि भाई हम तो ज़मीन के अंदर टिलर करना चाहते हैं, टिलिंग करना चाहते हैं, खुदाई होती है ना, तो खेत में करते हैं खुदाई, तो वो आपने देखा होगा वो शार्प वो निकले रहते हैं, टिलर्स निकले रहते हैं, वो ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, उसको ज़मीन पर एक जगह टच करते हैं और बस ट्रैक्टर चलता चला जाता है, तो वो पूरी के पूरे खेत की खुदाई होती चली जाती है। पहले किसान करते थे, बैलों के साथ लगे रहते थे, कई कई घंटे लगे रहते थे। अब क्या होता है, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा खेत, बड़े से बड़ा खेत है, उसमें ट्रैक्टर घूमकर पूरा उसको प्लोइंग उसकी कर देता है। तो कई जगह हमको ज़्यादा प्रेशर हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कई जगह कम प्रेशर। अभी जो बैग वाला एग्जांपल है, तो बैग वाले एग्जांपल में तो कम प्रेशर चाहिए ना, वैसे ही दिमाग पर इतना प्रेशर है, कंधों पर और बच्चों के प्रेशर डालो, ठीक है। चलिए जी, तो नोट करिए ये ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं ना, प्रेशर के ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं कि एक ना हमारी जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज सुना होगा कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देते हैं, तो फिर क्या है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। तो पैंक्रियाज के ऊपर ना छोटे छोटे 2 ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स में क्या होता है, जब कभी खतरे की घंटी बजती है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, चला भी नहीं रहा, बड़ा दर्द हो रहा है, तभी पीछे से मेरे को एक खतरनाक सा कुत्ता दिखाई देता है, जीभ निकाल रखी और दौड़ रहा है मेरी तरफ, गुस्से में आके लाल, तो मैं पैर का दर्द भूल जाऊँगा, पागलों की तरह दौड़ूंगा, मैं बचाओ बचाओ जान बचाओ मेरी, है ना। तो ऐसे करके मैं भागूंगा, तो वो क्या है कि हमारी बॉडी के एड्रीनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब एड्रीनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो लकड़ा भी दौड़ता है ना, जान बचाकर भागता है। तो आप ये देखिएगा कि यही एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10th क्लास की लखबीर सिंह में है, और उसमें एक आदमी है, उसने सूट बूट पहन रखा है, हाथ में उसके एक ब्रीफ केस है, और पीछे कुत्ता दौड़ रहा है उसको, और भाग रहा है जान बचाकर ऐसे अपनी बुरी तरह से। ऐसा ही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दे रखा है प्रेशर का। प्रेशर का एग्जाम्पल ये दे रखा है कि अगर मान लीजिए एक ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर कीलें निकली हुई हैं, ऐसे ऐसे कीलें निकली हुई हैं, उस कील पर अगर आप एक पैर से खड़े हो जाओ तो हो गया काम, हो गया काम। लेकिन अगर उसी पर आप लेट जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखो इसको ना कीलों वाले बेड पर लिटा रखा है इसको, ये मिस्टर बीन है, कौन है ये, इसको लिटा रखा है, पूरी नीचे की कीलें निकल रही हैं, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, कीलें निकल रहे हैं, आराम से लेटा हुआ है कि देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, एक पैर पर खड़ा होकर देखा, सब बताइए मुझे कुछ नहीं हो रहा। लिखा हुआ भी है, वाई अ पर्सन कैन लाई ऑन अ बेड ऑफ नेल्स इफ देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेल्स, और फिर ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है, प्लीज डोंट ट्राई इट योरसेल्फ, इट विल प्रूव टू बी डेंजरस, है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स ये देते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखिए, अ शार्प नाइफ कट्स ऑब्जेक्ट्स वेरी बेटर sharp knife cuts objects very better
because due to its very thin edge, the force of our hand falls over a very small area of the object, producing a large pressure. तो बारीक सी एज है, तो जितनी वो बारीक सी एज है वही हो गया बस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, भाई वहीं पर तो वो टच करेगी। तो जब इतना कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है तो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हल्के से फोर्स से एप्पल जो है वो टक टक कर जाता है। अच्छा जी, उसके बाद लिखिएगा थर्ड है इसका एग्जाम्पल, वाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। वाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। वाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प, तो अगेन वही है कि नीडल के टिप को अगर गौर से देखेंगे तो बहुत बारीक सा होता है, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चाकू से भी खत्म है बिल्कुल। चाकू का तो फिर भी जो इतनी लंबी लाइन है, टिप ऑफ अ नीडल का तो बिल्कुल एक जरा सा डॉट सा है, बस उतना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कपड़े में, स्वेटर में, किसी भी चीज़ की सिलाई वगैरह करने के लिए हमको नीडल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका जो टिप है वो जितना स्मॉल होगा उतना ही ईजीली वो उसके अंदर प्रिक हो जाएगा और आराम से आप सिलाई वगैरह कर सकते हैं। वही रीज़न है, नोट कीजिएगा। The tip of a swing needle is sharp. The tip of a swing needle is sharp, so that due to its sharp tip is sharp, that due to its sharp tip, the needle may put the force on a very small area. Force on a very small area. Very small area of the cloth, producing a large pressure sufficient to pierce the cloth being stitched.
बीइंग स्टिच्ड। ठीक है, इतना करके बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।